हेलो डियर एस्पिरेंट। चलिए, आज जीएस की इस पीवाईक्यू सीरीज में हम छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये मुद्रा लेखन एक परीक्षा अभी हुआ था हाल ही में व्यापम के द्वारा, उसमें पूछे गए प्रश्नों को हम इसमें देखेंगे। इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ जीएस के बाद है ना, इसमें जीएस के जितना भी क्वेश्चन आए हो सबको हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, साथ ही आसपास की चीज़ों को भी जानेंगे। इसके बाद जो है कंप्यूटर का इसमें 30 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, क्योंकि एक विभाग से भी संबंधित जानकारी उससे पूछा गया था, तो वो जिसमें कंप्यूटर से क्योंकि मुद्रा लेखन का टाइप वगैरह का काम था उसमें, तो कंप्यूटर से रिलेटेड अच्छे खासे 30 प्रश्न पूछे गए थे और उसका लेवल भी बहुत अच्छा था। तो उस 30 प्रश्नों को भी हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में तो नहीं करेंगे, हो सकता है वो वीडियो शाम को अपलोड कर दूँ या कल मॉर्निंग में आपको देखने को मिलेगा, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। 30 प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से, अभी मंडी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा आप देने जा रहे हैं, तो मैं उसी प्रकार के प्रश्नों का उम्मीद करता हूँ कि मंडी आपके जो इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाएँगे, क्योंकि उसका लेवल अच्छा था, विभागीय परीक्षा था। उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को बहुत अच्छे से पूछा गया था, ठीक है? तो वहाँ से भी प्रश्न आप जानते हैं कैसे बनते हैं, ठीक है? आप एग्ज़ाम में तो बहुत इम्पोर्टेंट, उसको भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है? चलिए, तो आप चैनल को पहली बार आए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन जो है वहीं से मिलेगा। बेल आइकन को आप दबा लीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए। ठीक, चलिए आज के प्रश्न को देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे काष्ठ निर्मित पात्र चुनौती को क्या रखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ये देख रहे हैं ना चुनौती, ये लकड़ी का चुनौती है, ठीक है? चुनौती कहने का मतलब है, आप बहुत अच्छे जानते हैं, तम्बाकू रखने का एक पात्र होता है, ठीक है? अब तो स्टील का आता है, ठीक है? और आप देखे होंगे वेब सीरीज़ वगैरह में चुनौती ऐसे खाते रहते हैं, है ना? तो इसको आप जानते हैं किस लिए उपयोग किया जाता है? तम्बाकू रखने के लिए। तो चुनौती क्या है? तो चुनौती लकड़ी या धातु जैसे पीतल से बना एक छोटा-सा पारंपरिक पात्र या डिब्बी होता है, ठीक है? ग्रामीण और पारंपरिक भारतीय समाज में विशेष रूप से उत्तर भारत, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में इसका उपयोग सदियों से होता आ रहा है। मुख्य क्या है इसका? तम्बाकू या खैनी या चूना रखने का काम आता है। मतलब इसमें एक तरफ जो है क्या करते हैं, तम्बाकू रखते हैं और एक तरफ जो है आपका चूना, ठीक है? लेकिन लकड़ी वाले में ऐसा नहीं होता, लकड़ी वाले में एक ही तो आपको देखो ये दिख रहा है, ठीक है? इसमें दोनों को मिक्स करके रख दिया जाता है बनाकर, ठीक है? और उसके बाद इसको खाया जाता है, ठीक है? तो ख़ैर ये पूछा गया था क्योंकि ये काष्ठ से निर्मित था, इसलिए इसको पूछा गया है, ठीक है? क्योंकि पहले काष्ठ का उपयोग करके इसको बनाया जाता था, अब तो स्टील वगैरह का आ गया है, ठीक है? अब बात करें इसका तो बनावट, तो काष्ठ निर्मित पुराने समय में लकड़ी से इसको हाथ से तराश कर बनाया जाता था, ठीक है? और जी सर, बारीक जो है नक्काशी होती थी। यह आकार में काफ़ी छोटी और पोर्टेबल होता है, जिसे आसानी से जेब में, थैली में रखा जा सकता है, ठीक है? सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो आज के समय में प्लास्टिक या स्टील की डिब्बियों में इसकी जगह ले ली है, लेकिन कला के रूप में काष्ठ शिल्प में अभी भी इसे सराहा जाता है। ध्यान रखिए, देखो ये लकड़ी का बना हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है? खाने वाले की बात नहीं करूँगी, इसको ये सुंदर लग रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बस्तर अल्चर में नवाखानी कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं सावन के बाद भादों के महीने में जो है नवाखानी का जो है पर्व बस्तर में मनाया जाता है। नवाखानी शब्द 2 शब्दों से मिलकर है, नवा मतलब नया, खानी मतलब खाना, नया खाना। विशेषकर बस्तर अंचल का एक प्रमुख कृषि आधारित लोक पर्व है। नई फसल, धान की फसल आने की खुशी में जो है इसको नवान्न, है ना? नवा अन्न का उत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो भादो भाद्र पक्ष में मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है? भादो शुक्ल पक्ष की किसी भी तिथि को मनाते हैं। सांस्कृतिक महत्व की और परंपराएं की बात करें तो नया अनाज का अर्पण इस दिन, घर की सफाई की जाती है, खेतों में नए लगाए गए धान के चावल को पकाकर सबसे पहले कुल देवता पूर्वज और ग्राम देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है, ठीक है? इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जिसमें और कुछ भी नहीं है जो आपको याद रखना है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ रखिएगा। बस्तर में इस दिन महुए के साथ जो है नए चावल के साथ जो महुआ का मेल, विशेषकर पकवान भी बनाया जाता है, याद रखिएगा इसको, महुआ और चावल, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो भादो मास ये आपको जितना भी तिथि है ना? कौन-कौन से महीने में होता है, कौन-कौन से त्योहार, उसको भी याद रखना है। सावन में हरेली होता है, सावन की अमावस्या को हरेली मनाया जाता है, ठीक है? कार्तिक पूर्णिमा होता है, ठीक है? साथ ही आपका दिवाली का जो पर्व है दीपावली, ठीक है? ये भी होता है, ठीक है? मातर होता है, भाई दूज, है ना? जिसको बोलते हैं। अगहन अगहन आप जानते हैं, उसमें लक्ष्मी माता का व्रत करते हैं बृहस्पतिवार को, गुरुवार को अगहन के महीने में, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जितना भी माह है, कौन-कौन से माह में कौन-कौन से त्योहार मनाया जाता है, उसको ज़रूर देखिएगा। ये जितना भी त्योहार है हर माह का मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि मैं आपको बताया था अगर आप 10 से 12 पीवाईक्यू करके चले जाते हैं, तो मान के चलिए आप 80 टू 90% क्वेश्चन कवर कर लेंगे जीएस का, क्योंकि रिपीट हो रहा है। अभी ये प्रश्न जो मैं करा रहा हूँ ऑलरेडी मैं उसमें बता चुका था, ये रिपीटेड है समझो, ठीक है? तो मैं इसके पहले जितना भी पीवाईक्यू कराया हूँ ना, उसको भी देख लीजिएगा। मैं सब पीवाईक्यू का एक फुल लेंथ, कहने का मतलब एक मैराथन क्लास के रूप में उसको सबको डाल दूँगा एक साथ मर्ज करके, ताकि आप जो है एक ही वीडियो में क्विक रिवीजन कर सकें। तो 1-2 तारीख मतलब परसों-नरसों तक मैं उसको डाल दूँगा, उसको वीडियो और ऐड कर दूँगा,
ताकि आप जो है 10-12 घंटे में पूरा जीएस को जो है रिवीजन कर सकें। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की निम्नांकित जिलों को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में, है ना, सजाएँ, बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार देखो, महासमुंद में जनसंख्या की बात करें 10.32 लाख सबसे कम, उसके बाद कोरबा 12.06 लाख, उसके बाद राजनांदगाँव 15.37 लाख, बिलासपुर जो है 26.63 लाख। तो आपको इसमें तो ये चीज़ आपको तो मालूम होगा कि भी आपको बिलासपुर में ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप जानते हैं वहाँ बसाहट ज़्यादा है। दूसरा, कोरबा में भी आपको ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलेगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये 2 जिला को कम से कम बहुत अच्छे से आप याद रख सकते हैं, ठीक है? और सबसे कम महासमुंद में देखने को मिलेगा, ठीक है? तो एन पहले आएगा और कि जो है ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो है डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे, ज़्यादा अगर मालूम नहीं है फिर भी, क्योंकि आप जो है ज़्यादा जनसंख्या वगैरह को याद नहीं कर सकते, तो ऐसे जो है आप ट्रिक लगा सकते हैं, थोड़ा-सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। और याद रखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो टॉप 3 जिले हैं, रायपुर है, उसके बाद बिलासपुर है, फिर दुर्ग है। ये 3 जिला हैं, इसकी जनसंख्या जो है सर्वाधिक है, रायपुर का 40.63 लाख और बिलासपुर का 26.63 लाख, फिर दुर्ग का 17.21 लाख। न्यूनतम में आएगा नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नीचे का जितना भी जिला है वो सब न्यूनतम में आता है। नारायणपुर 1.3 लाख, 1.39 लाख और बीजापुर का 2.55 लाख और दंतेवाड़ा का 2.83 लाख। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? मैकल श्रेणी महानदी बेसिन का पश्चिमी जल विभाजक है। बिल्कुल, जितना भी छत्तीसगढ़ में पर्वत पहाड़ है, जो बड़े-बड़े पहाड़ हैं, ठीक है? जैसे केशकाल घाटी हो गया, ठीक है? आपका मैकल श्रेणी हो गया, ठीक है? तो ये सब क्या है, जल विभाजक का काम करती है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के जितने भी पर्वत पठार, अगर छत्तीसगढ़ के मैदान की अगर हम बात करें, देखो छत्तीसगढ़ इस प्रकार से बना हुआ है, आप इसको समझिएगा, इस प्रकार से छत्तीसगढ़ समझो। तो इधर आपको पूरा पर्वत पठार देखने को मिलेगा इस इलाके में, इस प्रकार से, है ना? मैदान वाले क्षेत्र में। तो यहाँ ही आपको पूरा छत्तीसगढ़ में क्या देखने को मिलेगा, आपको बेसिन देखने को मिलेगा, ठीक है? या नदी अपवाह तंत्र की बात करें, तो यहाँ महानदी अपवाह तंत्र देखने को मिलेगा, इधर इंद्रावती नदी अपवाह तंत्र देखने को मिलेगा, ठीक है? इधर आपको गंगा अपवाह तंत्र देखने को मिलेगा इस प्रकार से, ठीक है? यहाँ की नदी ऊपर में जा कैसे मिलती है, नर्मदा अपवाह तंत्र इधर देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ जो पर्वत पठार है, कहीं न कहीं ये नदियों को अलग कर रही कि नहीं कर रही? इधर महानदी वाला क्षेत्र दिख रहा है, देखो इंद्रावती अलग है, तो ये जो पर्वत पठार है इसको भी अलग करने का काम कर रहा है, इधर का पर्वत पठार इसको अलग करने का काम कर रहा है, इधर से पेनगंगा, गोदावरी नदी इधर आपको देखने को मिलता है, इसको भी अलग करने का काम करता है, इधर से नर्मदा सोन देखने को मिलता है, ठीक है? कहीं न कहीं ये जो गोलाकार मैं बनाया हूँ, तो ये पर्वत पठार की श्रेणियाँ हैं। तो ये सब जो पर्वत पठार है, कहीं न कहीं नदियों को जो है अलग-अलग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ वही बोला है कि मैकल श्रेणी जो है आपका जो है याद रखिएगा नर्मदा नदी को, है ना? या इधर भी बोल सकते हैं, अगर नर्मदा आपको याद नहीं आ रहा है तो गोदावरी नदी का जो वेनगंगा वगैरह है वो आपको याद आएगा। तो भी ध्यान रखिएगा। को भी अलग करने का काम ये करता है, ठीक है? जल विभाजक का काम। पूरा पर्वत श्रेणी फैला हुआ है, कोई एक ही जिला में नहीं होता पर्वत श्रेणी। लंबा फैला हुआ, आप राजनांदगाँव तरफ से जाके देखेंगे, पूरा आपको पर्वत पठार देखने को मिलेगा, ठीक है? तो मैकल श्रेणी महानदी बेसिन का पश्चिमी जल विभाजक है, बिल्कुल है। तो यहाँ के जो भी पर्वत पठार आपको दिखा है, वो हमेशा आप मान के चलिए जल विभाजक का कार्य करता है, ठीक है? एक तो मतलब कथन तो जो है सही है, ठीक है? कथन मतलब एक जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है। छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग वृष्टि छाया प्रदेश है, तो ये है छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग, ठीक है? और पश्चिमी भाग में क्या है, कवर्धा, आपका पेंड्रा लोरमी है, इधर राजनांदगांव है और यही है मैकल पर्वत श्रेणी। तो कवर्धा हम जानते हैं कि जो मैं इधर कवर्धा में जो मैकल पर्वत श्रेणी है, ठीक है? इसके कारण जो है क्या होता है, जो पानी है वर्षा, ठीक है? वहाँ तक नहीं पहुँच पाता ठीक से, कम वर्षा होती है, तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र है। बिल्कुल इसको पढ़े हैं, पश्चिमी भाग जो है वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये भी सही है, तो 1 और 2 दोनों सही हैं। तो ए, बी दोनों सही हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा। मैकल श्रेणी महानदी बेसिन का पश्चिमी जल विभाजक है। मैकल पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ में पश्चिमी भाग में स्थित है, कवर्धा, मुंगेली, राजनांदगांव जिले। यह श्रेणी जल विभाजक का कार्य करती क्योंकि नर्मदा अपवाह तंत्र पश्चिम की ओर और महानदी अपवाह तंत्र पूर्व की ओर अलग करती है, ठीक है? जानते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग वृष्टि छाया प्रदेश है, तो मानसूनी हवाएं विशेषकर याद रखेंगे। अरब की सागर जब पश्चिम से आती है तो मैकल श्रेणी की ऊंचाई के कारण वे पहाड़ के पश्चिमी ढाल तो वर्षा कर देती है, लेकिन पहाड़ पार करने के बाद हवाओं की नमी हो जाती है, ठीक है? याद रखें, नमी कम हो जाती है और परिणाम स्वरूप मैकल में पूर्व में स्थित कवर्धा जिले, मुंगेली के कुछ हिस्से जो है वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, इसको आप जानते हैं। मैकल पर्वत श्रेणी में एक चीज़ याद रखेंगे, बदरगढ़ की चोटी 1176 मीटर, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है? इसके अलावा और कुछ भी ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
छत्तीसगढ़ में प्रमुख खरीफ फसल कौन-कौन से हैं? मतलब खरीफ और रबी। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कई बार, है ना? ध्यान रखिएगा जो गर्मी फसल में बोए जाते हैं उसको रबी बोलते हैं, ठीक है? अब जाते हैं गर्मी के दिन में सूर्य जो देवता है ना? या सूर्य है, तापमान बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? तो रबी फसल ऐसे याद रख सकते हैं, सूर्य से रिलेट करके सूर्य का नाम पर्यायवाची पढ़े होंगे रबी, ठीक है? तो गर्मी के दिन में जो फसल बोई जाती है या जो काटी जाती है गर्मी के दिन का, तो हम रबी फसल बोलते हैं। जैसे गेहूँ अभी देख रहे होंगे, जगह-जगह आपको गेहूँ देखने को मिलेगा, चना देखने को मिलेगा, ठीक है? मतलब ये तो हो गया है अब, है ना? तो प्रायः जो है आपको ग गेहूँ इसमें पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें खरीफ फसल तो धान है, धान के साथ आप मक्का को भी जानते हैं, मक्का खरीदी होता है, धान खरीदी एक साथ होता है, ठीक है? 1-2 महीने तक इसका जो डेट ज़्यादा रहता है, शायद अप्रैल तक होता है मक्का खरीदी, ठीक है? तो मक्का खरीदी हो गया और धान खरीदी तो जनवरी में खत्म हो जाता है 31 जनवरी को, लेकिन जो मक्का खरीदी है शायद मार्च तक चलता है, ठीक है? तो मार्च तक, तो उसी समय खरीदी होता है, तो धान और मक्का तो इसको भी याद रख लीजिए, है ना? ये रबी की फसल है। साथ ही ज्वार, ज्वार भी रबी के जो है खरीफ की फसल, रबी बोलता हूँ, खरीफ की फसल है। गेहूँ जो है रबी की फसल। तो आपको पहले ये पहचानना है कि क्या नहीं है खरीफ, या आपको ये इस तरीके से भी पहचानना है कि आप जानते हैं जैसे गेहूँ को जानते हैं, तो गेहूँ जो है गर्मी में बोया जाता है, गर्मी में काटा जाता है, रबी की फसल है, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि खरीफ पूछा है तो। तो एम नहीं है, मतलब एम वाले को काट दें, ये तो नहीं है। एक ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। धान आप जानते हैं तो के किसमें है? के इसमें है, के इसमें है, ठीक है? के इसमें है, तीनों में है के। उसके बाद आप जानते हैं मक्का जे, जे इसमें है, जे और के, ठीक है? और एल ज्वार भी, तो ये तीनों जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, तो जे के एल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा याद रखिए कुछ और बातें, ठीक है? जैसे कोदो कुटकी हो गया, रागी हो गया, सोयाबीन, मूँगफली और तुअर, ठीक है? ये सब क्या है आपके खरीफ की फसलें हैं, ठीक है? उसके बाद रबी की फसल में याद रखेंगे आपका गेहूँ आ जाएगा, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है गेहूँ, ठीक है? उसके बाद चना हो गया देखो, ठीक है? मटर हो गया, अलसी हो गया, राई, सरसों, अभी सरसों आपको देखने को मिलेगा खेत में, ठीक है? तो ये सब जो फसल है, ये जो है आपका रबी की फसल है। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार, ठीक है, निम्नलिखित खनिजों के भारत के कुल उत्पादन छत्तीसगढ़ की प्रतिशत हिस्सेदारी के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। अभी आर्थिक सर्वेक्षण आपको 25-26 भी पढ़ना है, इसको याद रखिएगा, 25-26 भी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तो इसके अनुसार बताएंगे अपन, ठीक है। तो अब जानते हैं टी नयाज का क्या बोला है, छत्तीसगढ़ में प्रतिशत हिस्सेदारी, तो आप जानते हैं टी नयाज का उत्पादन प्रतिशत बोला है, उत्पादन तो 100% उत्पादन होता है, तो एल तो सबसे पहले आएगा, एल सबसे पहले आएगा, एल सबसे पहले आएगा, तो सी और बी तो नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ है कोयला और लोहा, ये दोनों में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न रहता है क्योंकि लगभग 17% आपका ये देखने को मिलेगा, सॉरी, उत्पादन में बोले तो उत्पादन में 19% आपको ये देखने को मिलता है, 100% टीन देखने को मिलता है, ठीक है। लोहा जो है लगभग 17% ये देखने को मिलता है, ठीक है। ऑक्साइड आपको सबसे कम देखने को मिलेगा 4% और चूना पत्थर जो है 10%, इस प्रकार से आप इसको जमा सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो टीन जो है छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र राज्य है जो टीन का उत्पादन करता है, 100% हिस्सेदारी होती है, ध्यान रखिएगा। कोयला और लौह इसमें थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होते रहता है ना? टीन और लोहा और कोयला इसमें ध्यान रखिए उत्पादन में, ठीक? चलिए, तो इस प्रकार से आप जो है इसको जमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर 2025 से नवाजा गया है? तो बिल्हा, इसको बिल्हा, ये इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है। भारत सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के परिणामों के अनुसार जो जुलाई 2025 में घोषित किए गए हैं, बिल्हा बिलासपुर को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बिलासपुर जिले के बिल्हा नगर पंचायत को 20,000 से कम आबादी वाली शहरों की श्रेणी में पूरे देश का सबसे स्वच्छ शहर जो है घोषित किया गया है। 20,000 से कम आबादी वाले में बिल्हा शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर इस श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करना छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक गौरव की बात है। बिलासपुर 3 से लेकर 10 लाख जनसंख्या की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। रायपुर राज्य की राजधानी प्रॉमिसिंग सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड इसको मिला है, प्रॉमिसिंग सबसे सब स्वच्छ शहर के रूप में, है ना, इसको अवार्ड मिला है। कुम्हारी को 20,000 से लेके 50,000 की जनसंख्या के श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल किया है। स्वच्छता सुपर लीग की बात करें तो अंबिकापुर, पाटन, विश्रामपुर, ठीक है? ये पुरस्कार याद रखिएगा, इनको प्रतिष्ठित श्रेणी में ये जो है जगह बनाई है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा इनको इनाम जो है दिया गया है, 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर देश में स्वच्छता के प्रति अपनी जो है प्रतिबद्धता को दोहराया है छत्तीसगढ़ ने, ठीक है? इसको भी याद रखें, तो कितना पुरस्कार? 7 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है स्वच्छता के श्रेणी में, इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं।
छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति के जननायक रहे हैं वीर नारायण सिंह, आप जानते हैं बिल्कुल। ये 1857 की क्रांति 10 दिसंबर 1857, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको पूछा गया था, ठीक है, 10 दिसंबर 1857। वीर गुंडाधर 1910 का है, ये तो नहीं है फिर, ठीक है। वीर सुरेंद्र शाह ये भी थे 1857। वीर हनुमान सिंह बिल्कुल ये भी थी, ठीक है। 1856-57 की घटना ये सब है, 1858 तक याद रखेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका 1857 की क्रांति के जननायक रहे हैं, को भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो वीर गुंडाधुर नहीं थे, बाकी तीनों थे, तो जे एल एम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीर नारायण सिंह, इन्हें छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद के रूप में जाना जाता है ना। और हनुमान सिंह को मंगल पांडे के रूप में जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। वीर गुंडाधुर, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद के रूप में जाना जाता है। सोना खान बलौदाबाजार की जमींदार थे। 1857 की क्रांति के दौरान अकाल पीड़ितों के लिए अनाज गोदाम लूटने के आरोप में इनके खिलाफ जो विद्रोह चलाएगा, और 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जयस्तंभ चौक में इसको फांसी दे दी गई। वीर सुरेंद्र शाह, ये संबलपुर से जो है संबंधित थे, ठीक है, संबलपुर के क्रांतिकारी थे 1857 की क्रांति के दौरान। और उसके बाद लंबे समय तक अंग्रेजों के खिलाफ जो है छापामार युद्ध लड़ा इन्होंने, और इनको अंतिम शहीद के रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु जो है 1884 में असीरगढ़ के किले में हुई थी। वीर हनुमान सिंह छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे कहा जाता है। रायपुर की तीसरी रेजिमेंट में मैगजीन लश्कर के पद पर ये कार्यरत थे। 18 जनवरी 1858 को इन्होंने सार्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या कर दी, और जो है विद्रोह का बिगुल इन्होंने फूका था। वीर गुंडाधुर ये 1857 से संबंधित नहीं है। 1910 के प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह बस्तर का नेतृत्व किया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो जे एल एम जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे से डिटेल में आप इसको समझिएगा। ये सब बातें ऑलरेडी मैं और बता चुका हूँ, क्योंकि इतना सारा पीवाईक्यू आपको सॉल्व कराया हूँ। सभी वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा एक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा आपका जीएस का। धनकुल क्या है, तो जानते हैं धनकुल एक वाद्य यंत्र है। इसमें मिट्टी का घड़ा होता है, बांस का धनुष होता है, सूपा होता है, और बांस की छड़ी होती है। इसको माए जो है इसको जो गाती है, गाने बजाने का काम करती है, गुरु माए, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। जगार के पर्व पर इसको जो है गाया जाता है, लक्ष्मी जगार, आठे जगार, तीजा जगार के समय, ठीक है। और इसमें जनजाति की बात करें तो हल्बा जनजाति और भतरा जनजाति को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। हल्बा और भतरा जनजाति, दो जनजाति, ठीक है। तो ढेकी क्या होता है, अनाज कूटने का एक इस प्रकार से, इस प्रकार से अनाज कूटने का इसमें लगा होता है। लकड़ी से इधर से कोई ऐसे इसको तेड़ने का काम करते हैं, ऐसे दबाने का, ठीक है। इसमें क्या होता है, अनाज रखा होता है कूटने का, तो इसको बोलते हैं ढेकी। बर्तन तो आप जानते हैं, ठीक है। नृत्य, ये अलग चीज़ें हैं, ठीक है, कोई वाद्य यंत्र वगैरह नहीं है, तो नाचने गाने का काम है, नृत्य। उसके बाद मराठा काल में छत्तीसगढ़ का सूबा शासन व्यवस्था सूबेदारों को उनके कालक्रम में अनुसार जमाना है। तो सबसे आप जानते हैं महिपतराव दिनकर, विठ्ठलराव दिनकर, है ना। उसके बाद भवानी कालू, केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल, है ना। उसके बाद सखाराम, हरि, सीताराम टाटिया, और अंत में यादवराव दिवाकर। ये नाम आपको मालूम होगा, ठीक है। तो पूरे जितना भी सूबा शासन चला था, ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। सूबेदारों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जिलेदार का नाम, एक सूबेदार का नाम, नहीं भूलना है बिल्कुल भी। महिपत राव दिनकर 1787 से लेकर 1790 तक 3 साल तक प्रथम सूबेदार थे। इनके समय में सत्ता के लिए आनंदीबाई बिम्बाजी भोसले की पत्नी के साथ निरंतर जो है इनका संघर्ष चलता रहा। यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर 1790 में छत्तीसगढ़ की यात्रा इन्होंने किया। विट्ठल राव दिनकर 1790 से 96 तक, याद रखिएगा, इन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सुधार करते हुए परगना पद्धति की शुरुआत इन्होंने की। 27 परगनों में विभाजित किया था छत्तीसगढ़ को। मिस्टर ब्लंट जो है, बस से ब्लंट, बस से विट्ठल, विट्ठल ऐसा याद रख सकते हैं। मिस्टर ब्लंट 1700 जो है, मिस्टर ब्लंट 1795 में इनके समय में आया था। केशव गोविंद, गोविंद के बाद आता है गोपाल, है ना। हरे गोविंद गोपाल ऐसा बोलते हैं ना, हरे गोविंद गोपाल, ऐसे याद रखते हैं। गोविंद के बाद आता है गोपाल, ठीक है। तो और केशव को ही, है ना, या गोविंद को ही केशव कहा जाता है। 1797 से 1808 तक इनका शासनकाल चला। 17 जो है सर्वाधिक लंबा शासनकाल है, क्योंकि ये जो है गोविंद है, कृष्ण भगवान है, केशव है, तो सबसे ज़्यादा समय ये शासनकाल चला है। महाभारत का जब युद्ध हुआ था, सबसे अंत में इनका ही जो है ये जो है अब मृत्यु लोक को पहुँचते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी याद रख सकते हैं, ठीक है। सर्वाधिक लंबा समय काल था, 10-11 वर्षों तक इन्होंने शासन किया है। इनके समय में पिंडरियों के आक्रमण से राज्य की सफलतापूर्वक इन्होंने रक्षा की थी। कोलब्रुक 1799 में इनके समय में आया था, तो केशव से कोलब्रुक याद रखेंगे। बीकाजी गोपाल, ठीक है, 1809 से 1817 तक इनके शासनकाल थे। पिंडरियों की गतिविधि और लूट पर अपने चरम पर थे इनके शासनकाल में, गोपाल के समय में, ठीक है। इन्हीं के समय, है ना, इन्हीं के समय मराठा शासक वेंकोजी भोसले और अप्पा साहब के बीच जो है सत्ता संघर्ष हुआ था। इसके बाद याद रखेंगे सखाराम हरी, सीताराम टाटिया, और अंत में यादव राव दिवाकर जो है सूबेदार हुए, ठीक है।
उसके बाद साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। बस्तर संभाग विशेषकर जगदलपुर और आसपास के क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सघन वनों के लिए जो है प्रसिद्ध है। साल सराई वृक्षों की प्रचुरता और उनकी गुणवत्ता के कारण क्षेत्र को भौगोलिक रूप से साल वनों का द्वीप कहा जाता है। आइसलैंड ऑफ द सॉल्ट फॉरेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। राजकीय वृक्ष साल है, इसका नाम जो है वैज्ञानिक नाम बात करें सोरिया रोबोस्टा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब उपयोगिता की बात करें तो लकड़ी जो है अत्यंत मजबूत और टिकाऊ होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें रेलवे का स्लीपर, इमारती लकड़ी और फर्नीचर बनाने का काम इससे किया जाता है। और इसे याद रखेंगे, जो बस्तर की जनजातीय जीवन और उनकी संस्कृति जैसे सरहुल पर्व जो है साल वृक्ष का विशेष महत्व है इसमें, सरहुल में। उसको भी ध्यान रखना है। केसकल घाटी में अच्छी किस्म के साल आपको देखने को मिलेगा। और वनों के प्रकार में बात करें तो साल वन का हिस्सा जो है 40.56% है, इसको भी याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 40.56% साल वन का जो है हिस्सेदारी होती है। ठीक है। बोध घाट परियोजना किस प्रकार की ऊर्जा से संबंधित आप जानते हैं? जल विद्युत ऊर्जा से संबंधित है बोध घाट परियोजना। इंद्रावती नदी बस्तर वाला इलाका आप जानते हैं, बस्तर संभाग के अत्यंत महत्वपूर्ण ये बहुउद्देशीय परियोजना है। नदी की बात करें तो इंद्रावती नदी में, ठीक है, पहले ये 500 मेगावाट प्रस्तावित था, अब 300 मेगावाट इसको कर दिया गया है। फिर भी अभी तक पता नहीं इसका अता पता, है ना। इसको भी ध्यान रखिएगा, 300 मेगावाट इसको कर दिया गया, तो इसको बार बार चेंज होता रहता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अभी हाल फिलहाल मेरे को याद आ रहा है 300 मेगावाट, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ 500 मेगावाट लिखा, उस हिसाब से 125 की 4 यूनिट की बात की गई है। ठीक है, मैं इसको जहाँ तक याद आ रहा है 75 का 4 यूनिट पढ़ा हुआ था, 300 मेगावाट जब किया गया तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, और दंतेवाड़ा जिला इसमें ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1970 से इसकी शुरुआत हुई थी, इसको इसको याद रखना है क्योंकि क्रम पूछने को आता है। 1970 से ये चालू हुआ था। ठीक है, अभी तक जो है चल ही रहा है इसका काम जो भी है। ठीक है, बार बार अटकता रहता है। उसके बाद इसको क्यों बनाया जा रहा है? तो आप जानते हैं सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए। इसमें याद रखिएगा कितना क्षेत्र को ये सिंचित करेगा, तो लगभग 3.66 लाख हेक्टेयर को ये सिंचित करेगा, इसको भी ध्यान रखना है। प्रभावित जो या लाभान्वित जिले की बात करें तो दंतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर, ये 3 जिला को ध्यान रखिएगा। इंद्रावती बस्तर की जीवन रेखा ये कहलाती है, इसको भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, इसको सुमेलित करना है। अचानक मार, तो ये एक वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, सिरपुर पुरातात्विक स्थल में आएगा। कोटमसर गुफा जो है भू आकृति में आएगा। और दंतेवाड़ा जो है धार्मिक नगरी के रूप में, इसको आप या सिरपुर को धार्मिक नगरी के रूप में आप ले सकते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, दंतेवाड़ा धार्मिक नगरी के रूप में ले सकते हैं क्योंकि माँ दंतेश्वरी का मंदिर है। ठीक है, सिरपुर में लगातार खुदाई हो रहा है तो पुरातात्विक स्थल के रूप में ले सकते हैं। दंतेवाड़ा में खुदाई नहीं चल रहा है, सिरपुर में होते रहता है खुदाई। बौद्ध धर्म, जैन धर्म आप जानते हैं। कोटमसर गुफा एक भू आकृति है। ठीक है, भू आकृति मतलब वहाँ आपको गुफा देखने को मिलेगा, तो भू आकृति के कारण ये संभव है। तो सिरपुर, यहाँ हर साल सिरपुर महोत्सव बुद्ध पूर्णिमा के समय आयोजित किया जाता है। यहाँ हिंदू और बौद्ध और जैन का धर्मों का आपका संगम स्थल है। अचानक मार, यहाँ बाघों के संरक्षण के लिए टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है इसको। कोटमसर इसके अंदर जो है आपको अंधली मछली या संकराई मछली या है ना आपको देखने को मिलेगा। और दंतेवाड़ा में आपको शंकरी नंगनी के संगम पर जो है माँ दंतेश्वरी का मंदिर देखने को आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। अचानक मार जो है भारत का जो है 14 नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है। 1975 में अभ्यारण्य बनाया गया था, ध्यान रखिएगा, मुंगेली जिले में स्थित है। तिरपुर पुरातात्विक स्थल है। लक्ष्मण मंदिर है, ईट से जो है बना हुआ है। पांडुवंशी काल का ये है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद कोटुमसर गुफा आप जानते हैं, स्टेलेक्टाइट और स्टेलिग्माइट, है ना, इसको याद रखिएगा। डॉक्टर शंकर तिवारी ने इसको खोजा था। दंतेवाड़ा माँ दंतेश्वरी का मंदिर है, तो ये बस्तर का प्रमुख केंद्र है। माँ दंतेश्वरी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आपको मैच करना है। तो ये बहुत सरल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। तुर्की एक प्रकार का वाद्य यंत्र है? नहीं, बिल्कुल गलत है। तुर्की वाद्य यंत्र नहीं है भाई, ये एक बंदूक है ना। प्रकार से आप जानते हैं कि वो पहले ऐसे सलामी दी जाती थी ना, पहले रियल का बंदूक होता था, अब सलामी उस प्रकार से नहीं दी जा सकती, इसलिए अब जो है तुर्की एक प्रकार का वाद्य यंत्र, एक बंदूक है, समझिए क्या है, बंदूक है। ठीक है, तो वाद्य यंत्र तो नहीं है भाई, ये तो गलत है। पहली, गोचा पर्व के अवसर पर इसका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। बिल्कुल, गोचा पर्व में ही इसका प्रयोग किया जाता है, तो कारण सही है। कथन गलत है और कारण सही है। तुर्की कोई वाद्य यंत्र नहीं है, असल में बांस से बनी एक पारंपरिक खिलौना बंदूक है। इस खोखले बांस की नली में बनाया गया है इसमें माल कांगनी या पेंग के बीजों को गोली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसको ध्यान रखिए, कौन से बीज? माल कांगनी बीज या पेंग का बीज का उपयोग किया जाता है। माल कांगनी या पेंग, इसको ध्यान रखिए, कौन से बीज का उपयोग करते हैं? माल कांगनी या पेंग के बीजों का जो है इस्तेमाल इसमें किया जाता है। इसे चलाने पर पाप जैसी आवाज आती है, संगीत उत्पन्न करने वाला वाद्य यंत्र नहीं है। गोचा पर्व में इसका उपयोग किया जाता है ना, इसको ध्यान रखिएगा।
और इसमें और क्या याद रखना है आपको, गोचा पर्व है आषाढ़ शुक्ल पक्ष के द्वितीया को मनाया जाता है ना? जिसको रजोतिया कहते हैं, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया। चिंद या बाँस की लकड़ी से तुर्की का निर्माण जो है किया जाता है, बाँस की लकड़ी से। बीज अगर बात करें तो माल, कांगनी या पेंग के बीज का उपयोग किया जाता है, ठीक है? इसका शुरुआत जो है चालुक्य वंश के राजा पुरुषोत्तम देव के शासनकाल में 15वीं शताब्दी से इसको माना जाता है, ठीक है? तो ये सब बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा संपादित समाचार पत्र है महाकौशल। क्या है? महाकौशल है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? पंडित रविशंकर शुक्ल छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी सेनानी और मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री ने महाकौशल समाचार पत्र का जो है संपादन और प्रकाशन किया। इसकी शुरुआत 1935 में नागपुर से एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में हुई थी। रायपुर आगमन 1937 में इसे रायपुर स्थानांतरित कर दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951 में छत्तीसगढ़ का पहला दैनिक समाचार पत्र ये बना, ठीक है? 1951 में पहला दैनिक समाचार, एक से याद रखेंगे पहला। छत्तीसगढ़ मित्र 1900 में प्रथम समाचार पत्र था, पेंड्रा बिलासपुर से प्रकाशित हुई। माधवराव सप्रे और रामराव चिंचोलकर, इसको याद रखिएगा, ठीक है? इसका प्रोपाइटर वामन राव लाखे, इसको भी याद रखना है। कर्मयोगी पंडित माधवराव सप्रे ने लोकमान्य तिलक के गीत रहस्य का अनुवाद किया और वे कर्मयोगी जैसे राष्ट्रवादी विचारधारा वाली पत्रिकाओं से भी गहराई से जुड़े थे, ठीक है? राष्ट्रबंधु जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने 1910 के दशक में राजनांदगांव से इस नाम की एक संस्था और विचारधारा का प्रचार किए। हालांकि समाचार पत्र के रूप में महाकोशल ही सबसे प्रमुख उत्तर है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है? पद तो पंडित रविशंकर शुक्ला के बारे में कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। इनका पद था, ये मुख्यमंत्री थे, आप जानते हैं एमपी के, ठीक है? योजना की बात करें तो इन्होंने विद्या मंदिर योजना 1938 में शुरुआत की थी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। उपाधि की बात करें तो इन्होंने तपोनिष्ठ और राजनीति के चाणक्य के रूप में जाना जाता है। इनकी उपाधि तपोनिष्ठ और राजनीति के चाणक्य। जन्म स्थल की बात करें तो सागर मध्य प्रदेश, लेकिन इनकी कर्मभूमि जो है छत्तीसगढ़ रही है, इसको याद रखिएगा। तो ये रहा आज का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अ, मुद्रा लेखन के एग्जाम में पूछा गया थे। छत्तीसगढ़ के जो भी प्रश्न उसको हमने आज लिए और पूरा प्रश्न को बहुत विस्तार से हमने जाना। बहुत सरल-सरल प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, कल किसी और पेपर का हम डिस्कशन करेंगे। पेपर का फिलहाल तो नाम नहीं पता मुझे। कल किसी एक पेपर को उठाएँगे जिसका क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो, ठीक है। बाकी देखो, ये सब इतने बार पढ़ा चुका हूँ अभी जीएस की पीवाय की शुरू सीरीज़ में कि जो बच्चे अभी देख रहे होंगे इस वीडियो को और पुराना मेरा वीडियो देखे होंगे, है ना? लगातार जब से मंडी का एग्ज़ाम फॉर्म अब फिल अप किए हैं तब से जो है मैं पीवाईक्यू सीरीज़ चला रहा हूँ। हर दिन, हर 1-2 दिन में वीडियो आते रहता है। अगर सब इस वीडियो सीरीज़ को अगर पूरा देखे होंगे ना, तो आपको पूरा निचोड़ मिल जाएगा कि छत्तीसगढ़ में कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इस त्योहार में एकदम फ़ोकस्ड है छत्तीसगढ़। एक तो क्वेश्चन आता ही आता है। इतिहास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो बाकी पोर्शन को ज़्यादा पढ़ना है, ऐसा है। आप इतिहास में ज़्यादा पढ़ के इतिहास में समय व्यर्थ मत करें, ठीक है? बाकी पोर्शन को ज़्यादा पढ़ें जो एकदम सरल-सरल है। पंचायती राज से भी बहुत रेयर क्वेश्चन कर दिए हैं अभी। को भी थोड़ा बहुत भी पढ़ना है, तो आप देख सकते हैं। आप पीवाईक्यू को देखेंगे तो आपको एक छत्तीसगढ़ पूरा एक रिवीजन हो जाएगा। तो जितना भी पीवाईक्यू मैं बनाया हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपका एक रिवीजन हो जाएगा। बस उसको आप देखते जाइए, है ना? याद करने की कोशिश मत कीजिए, बस आपको क्योंकि रिवीजन करना है, क्योंकि आप पढ़ तो ऑलरेडी तो रहे होंगे, है ना? तो आपको बस केवल रिवीजन करना है, तो कौन-कौन से प्रश्न आए हैं, इसको समझना ज़रूरी है। क्योंकि युद्ध में उतरने से पहले आपको पता होना चाहिए युद्ध कैसे लड़ना है, किस प्रकार से तैयारी करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप पीवाईक्यू को ज़रूर देखिएगा, ठीक है? चलिए आज का जो क्लास है यहीं समाप्त करते हैं।